हेलो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हमारे पास टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होते हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम कूलॉम्स लॉ के यूज करके फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है हमारा कूलॉम्स लॉ? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कूलॉम्स लॉ से हमें मैग्नीट्यूड मिलता है टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो जो कूलॉम्स लॉ होता है वो केवल टू चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो उस कंडीशन में जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, यानी कि दो से ज्यादा चार्ज होते हैं, तो उस कंडीशन में हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, जिसके वर्टिस पर +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इस पॉइंट C पर जो चार्ज रखा है प्लस के 2 माइक्रोकूलम, इस पर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 3 पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, यानी कि ये 3 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है। इस पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलम पर ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं टू चार्जेस के बीच में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो हम कूलॉम्स लॉ का ही यूज करेंगे, बट बाद में रिजल्टेंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे हैंड पर 5 चार्जेस रखे हैं। किस तरीके से? चार्ज नंबर 1 यहां पर है, चार्ज नंबर 2 इस फिंगर पर है, एंड चार्ज नंबर 3, चार्ज नंबर 4 एंड चार्ज नंबर 5। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चार्ज नंबर 1 पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मेरा मतलब ये है आपसे कहने का कि जो ये बाकी के 4 चार्जेस हैं इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। ये बाकी के जो 4 चार्जेस है ये इस फर्स्ट चार्ज पर कितना टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है कि इस फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और इस फर्स्ट चार्ज पर जो सेकंड चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उसको ये बाकी के 3 चार्जेस कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली थर्ड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उसको बाकी के चार्जेस किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली फोर्थ चार्ज फर्स्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा उसको बाकी के जो बचे हुए चार्जेस है कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ चार्ज फर्स्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उसको बाकी के बचे हुए चार्ज कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। एंड इस फर्स्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो इन 4 चार्जेस की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर सम होगा। आई मीन टू से, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू vector F12, that is electrostatic force acting on first charge due to second charge, plus vector F13 static force acting on first charge due to third charge, plus vector F14, that is electrostatic force acting on first charge due to this fourth charge, plus vector F15, that is electrostatic force acting on first charge due to this fifth charge. So this is our superposition principle, and vector F12 is calculated by using Coulomb's law because it is the force acting between first charge and second charge.
So we can calculate the magnitude of F12 by using Coulomb's law. So here we have equilateral triangle ABC जिसके वर्टेक्स पे +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है. Now we have to find net electrostatic force acting on +2 microcoulomb charge which is placed at C. So first we will calculate the magnitude of electrostatic force acting between this point charge and this point charge by using Coulomb's law. So F1 equals to 1/4 pi epsilon naught magnitude of first charge 2 microcoulomb. So हम यहाँ पर माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, that is 2 into 10 raised to the power minus 6 कुलाम and into 2 into 10 raised to the power minus 6 कुलाम. एंड इनके बीच में डिस्टेंस 3 है, देन 3 स्क्वायर. 1/4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 raised to the power 9 into 2 to the 4 into 10 raised to the power minus 12 upon 3 3 is 9, 9 1 is 9. F1 equals to 4 into 10 raised to the power, तो +9 एंड -12 कितना होता है आपका -3 न्यूटन. सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये भी +2 माइक्रोकूलम, ये भी +2 माइक्रोकूलम. ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड आया यहाँ पे F1 का वो हमने क्या लिखा 4 into 10 raised to the power minus 3 न्यूटन. एंड ये भी 2 माइक्रोकूलम है एंड ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा, यानी कि F1 बराबर यहाँ पे F2 के होगा मैग्नीट्यूड में. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की. एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जो नेट फोर्स है वो बाकी के अदर फोर्सेस का वेक्टर सम है. ठीक है, वेक्टर सम है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए. ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, इस यानी कि इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा वो नेचर में रिपल्सिव होगा एंड जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होगा, यानी कि डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी. यानी कि ये क्या हो गया आपका वेक्टर F1. पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पर भी रिपल्शन होगा, वेक्टर F2. देखिए आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि वेक्टर को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ये वेक्टर का हेड होता है एंड ये वेक्टर की टेल होती है. कोई 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इस तरीके से ज्वाइन होते हैं कि जो वेक्टर ए का हेड होता है वो वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन होता है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होता है आपका वो इस तरीके से होता है, यानी कि थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की उस कंडीशन में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. तो यहाँ पर क्या लगता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर आपके वेक्टर इस तरीके से हो कि दोनों की टेल और टेल आपस में ज्वाइन हो रही हो, ये आपका वेक्टर ए है एंड दिस इज योर वेक्टर बी, देन उस कंडीशन में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं. इसमें हम इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दैट इज वेक्टर आर. और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है r इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, अब यहां पर देखिए इन दोनों वेक्टर्स की टेल और टेल आपस में ज्वाइन हो रही है, तो यहां पर देखिए इन दोनों वेक्टर्स की वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 की टेल ज्वाइन हो रही है. तो इनकी जब टेल ज्वाइन हो रही है तो इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे. तो यहां पर हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है ये किसको बताएगा, तो
तो ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा, यानी कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। यहां पर A और B की जगह F1 F2 है। देखिए जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा आपका वेक्टर F1, लेकिन जब मैं बात करूं इस F1 के मैग्नीट्यूड की तो आप इसको F1 लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा है, F1 का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो F1 है वो F2 के इक्वल है। चाहो तो आप फाइंड करके भी देख सकते हो, इक्वल ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्जेस का। तो जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे F2 तो वो F1 के ही बराबर आ जाएगा। तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्योंकि F1 बराबर F2 के है, प्लस F1 इंटू F1 यानी कि 2F1 स्क्वायर और कोस थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। फिर F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है एंड 2 1 जा 2। तो F इक्वल्स टू अंडर रूट 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर दैट इज 3F1 स्क्वायर। और F1 स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये F1 रहेगा, F1 रूट 3। अगर आप यहाँ पर इस F1 की वैल्यू रख देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। अब देखिए इसको यहां कंटिन्यू करते हैं इस साइड। तो F इक्वल्स टू F1 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, यहां से F1 की वैल्यू रखी है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू रूट 3 न्यूटन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।